बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान मेरे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र इकबाल अवान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप एक्स असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, बहावलपुर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, बार एसोसिएशन बहावलपुर के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरा तालीमी सिलसिला अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा रहा है। मैंने उस वक़्त लाहौर का एक बोर्ड होता था जी, 1970 में मैंने लाहौर बोर्ड से मिडल किया था और पंजाब से तीसरी पोजीशन हासिल की थी माशाअल्लाह। उसके बाद जी, मैट्रिक मैंने एक डारा वाला कस्बा है अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में, ठीक, वहाँ से किया था। अच्छा, उसके बाद मैं एससी कॉलेज बहावलपुर में आ गया था। एससी कॉलेज बहावलपुर में 1974 में स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी था और एफए में मेरा स्कॉलरशिप था। ठीक, बीए भी मैंने एससी कॉलेज बहावलपुर से किया था। बीए में मैं एससी कॉलेज बहावलपुर का स्टूडेंट यूनियन का सदर था। ठीक, उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। उसके बाद एलएलबी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया, वकालत में आ गया। रोज़े अव्वल से मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी करें, मैं वकील बनूं और क्रिमिनल लॉ में वकील बनूं। तो अल्लाह ने इसमें बहुत इज़्ज़त दी है। 2 दफ़ा बहावलपुर डिवीज़न से मैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल बना हूँ। एक दफ़ा 2005 से 2009 तक और दूसरी दफ़ा 2009 में कुछ अर्सा के लिए। इस तरह 2 दफ़ा मैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहा हूँ। बाकी अल्लाह तबारक ताला का बहुत फ़ज़ल है। तालीम में भी अल्लाह का फ़ज़ल रहा है, सियासत में भी अल्लाह का फ़ज़ल रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने, मैं मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखता हूँ जी, उस ज़ात का बहुत करम है कि उस ज़ात ने हमेशा अपनी नज़र मेरे ऊपर रखी है। मैं 96 में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहा हूँ। ठीक, 2005 से 2008 तक स्टैंडिंग लीगल कौंसल बराए आज़ाद जम्मू व कश्मीर सेक्रेटरी रहा हूँ। अच्छा, उनका स्टैंडिंग लीगल कौंसल जो होता है उसको ऑल फैसिलिटीज़ और ऑफिस जो है वो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बराबर मिलता है। और उनके पैनल में एडवोकेट होते हैं, वो 3 नाम होते थे। एक मैं होता था, एक उमर महमूद कसूरी साहब थे, एक जो आजकल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मनल्ला। हम 3 जो हैं ये उसमें रहे हैं। अतर मनल्ला तो कुछ अर्सा बाद छोड़ गए थे, लेकिन मैं और उमर महमूद कसूरी साहब 3-3, 4-4 साल आज़ाद जम्मू और कश्मीर कौंसल जो है, वो कौंसल जो होते हैं उनकी इस तरह होती है जिस तरह हमारी नेशनल असम्बली होती है। तो उस सेक्रेटरीट के हम दोनों एडवाइज़र थे, स्टैंडिंग कौंसल थे, दैट इज़ इक्वल टू अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो है मेरा तलीमी कैरियर। ठीक सर। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते जी हो। सर, मैं आपने पॉलिटिकल साइंस भी किया है, तो मैं ये पूछूंगा कि वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला शौक़ जो था वो था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। अच्छा, तो आजकल तो कुछ और है। उस वक़्त एक या ईस्वी होती थी और वो हाट होती थी। उधर से कुछ लोग 3 दिन के बाद फ़ारग हो जाते थे। जो 3 दिन के बाद फ़ारग होते थे उनको कहते थे कि ये स्क्रीन आउट हो गए हैं। कुछ लोग हम 5 दिन रहते थे
और उस वक़्त बड़ा हैवी किस्म का TADA मिलता था अच्छा। रेलवे के हिसाब से, फर्स्ट क्लास का, मतलब जस्ट लाइक कि जिस तरह आप अफसर हैं, अफसरों वाला आना जाना भी, वहाँ पर रहना भी, वहाँ पर मेस भी। अच्छा। तो फ़र्ज़ करें अगर 200 सीट है तो वहाँ पर हम 300 लोग अपीयर हुए हैं, तो पहले 200 जो होते मेरिट पर आते थे उनको वो कमीशन देते थे। अच्छा। तो वो बाद में कॉल आती थी कि यू हैव नॉट सेलेक्टेड, रिजेक्टेड की कॉल नहीं आती थी। मतलब इतनी इज़्ज़त और ऑनर फ़ौज पाकिस्तान जो है ये लोगों देती। वो मुझे कॉल आई थी कि यू हैव नॉट सेलेक्टेड। उसके बाद जब मैंने LLB कर लिया तो फिर मैंने दोबारा कोशिश की, 2 दफ़ा ISP बंदा जा सकता है जी। PM में लीगल एडवाइज़र के लिए, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी, कमीशन मिल गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ये मेरा पहला शौक़ था, ठीक, ये करना है, ये ना हुआ तो फिर वकालत करनी है। तीसरा मेरी कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैंने तीसरा काम भी क्यों करना है। ये 2 ही मेरे चॉइस थे। नंबर 1 इज़ द यूनिफॉर्म फॉर पाकिस्तान, और वो अफ़वाज पाकिस्तान में से हो, किसी की भी हो, नेवी की हो, एक्सीलेंट सर, किसी की हो। हाँ, वो 1 महीना मैंने पुलिस की सर्विस भी किया, जब लोग लाखों रुपए देकर पुलिस में भर्ती होते थे, तो मैं ऑल राउंड फर्स्ट आया था 81 में। अच्छा। रिटर्न में भी, रेस में भी, तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन 1 महीने के बाद मेरा जी नहीं चाहा था करने को, तो मैं फिर सियाला अकेडमी से छोड़कर आ गया था। मेरे साथ वाले आजकल SP हैं, जिस तरह इधर बहालपुर में आजकल साजिद हसन चौधरी हैं, ये और मैं दोनों बैचमेट थे। वो SP हैं इधर आजकल बहालपुर में। ठीक। तो दूसरा शौक़ मेरा यही था ठीक कि मैंने वकील बनना है, और वकील भी फ़ौजदारी का बनना है। ठीक सर, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मैं ये पूछूंगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है कि 1983 में मैं वकील बना, नवंबर 1983 में। 86 में हाई कोर्ट का वकील बन गया, और ठीक आफ्टर 10 ईयर्स लाइसेंस मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, वो मुझे 1998 में मिल गया। अच्छे वकील के लिए सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो ऊपर होता है 1 2 3 वो हमेशा खाली होता है। कोई भी बंदा, मेरी फैमिली में पहले कोई वकील नहीं था, पुलिस में थे, फ़ौज में थे, लेकिन वकील मैं अपनी फैमिली से पहला बना हूँ। वकील के लिए सबसे ज़रूरी जो है नंबर 1 मेहनत करे, ऊपर वाले हिस्से पर पहुँचने की कोशिश करे। वो कोई भी पहुँच सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी हो, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। नंबर 1 तो ये मेहनत। नंबर 2, हर लिहाज से बंदे को ईमानदार होना चाहिए, बंदे में किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए, और अपने क्लाइंट के साथ जब वो केस ले लेता है तो उसके बाद उसके साथ किसी किस्म की कोई भी हैंकी फैंकी नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए कि ये एक सफ़ेद कागज़ है, मैं अपने सके भाई को कहूँ या किसी और कहूँ कि इसके ऊपर मुझे साइन कर को कोई करके नहीं देगा कि पता नहीं इसके ऊपर ये क्या लिखेगा। लेकिन अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपको कहता हूँ कि 10 पेपर पर मुझे साइन करके दे जाएं, तो आपको इतना अतमाद होगा, इतना अतबार होगा, इतना यकीन होगा कि मैं 10 पेपर पर साइन करके जा रहा हूँ, तो इसको अवान साहब ने मेरे ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो क्लाइंट को हर तरीके से वकील पर इत्मीनान होना चाहिए। वकील की रिप्यूट जो है वो हर जगह सर्वाइव कर जाती है, जिस टाइप का वकील भी हो, वो मेहनती हो, वो 2 नंबर हो, वो चक्कर देने वाला हो, वो सिंसियर हो, ये कभी नहीं छुप सकता कि वकील जो है उसका किया हुआ कहीं छुप जाए। उसके करने से पहले लोगों को पता होता है कि ये कर रहा है। ठीक सर, आज के इस मॉडर्न दौर में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? बार और बेंच का तल्लक बस ठीक चल रहा है, इतना अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आए दिन आपस में खड़ाक भी होता रहता है, आपस में प्यार भी होता रहता है, इधर सब कुछ चलता रहता है। बार और बेंच के मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने कभी भी बेंच के साथ अपने सींग नहीं अड़ाए। मेरी कोशिश होती है कि मैंने फ़ीस ली है रिलीफ लेने के लिए, तो मैं बंदे को रिलीफ लेकर दूँ, सम्मित से वो कर। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त-रवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? ज़रा दोबारा पूछें, मैंने सुना नहीं पूरा। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त-रवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी नंबर 1 तो वजह ये है कि जजेज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। नंबर दो पर कुछ लोगों का ये होता है
कि वो केसों को लटकाना भी चाहते हैं। उनमें मेरी बरादरी भी है, मेरी बरादरी भी लटकाना चाहती है। जुडिशली की तरफ से भी सुस्त रवि होती है, इसलिए केस में लोगों के नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, 20-20, 30-30 साल तक चलते रहते हैं। सिविल के केस जो हैं, एक फौजदारी का केस है तो फौजदारी केस में मैक्सिमम ये चाहिए कि ट्रायल जो है वो उसको 2-3 माह में कंप्लीट करें, उसके बाद अपील को सुने, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। इधर बंदे 10-10 साल मौत की कोठरियों में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर जाकर फैसला क्या होता है कि आपको बरी कर दिया गया है। वो 10 साल बाबा वो जो साहब मौत की कोठरी में रहा है उसका हिसाब कौन देगा? तो इसमें तमाम लोग, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, इसमें जजेस भी कसूरवार हैं, हम भी कसूरवार हैं, लोग भी कसूरवार हैं। बाद का सुस्त रवि की वजह से ये भी होता जाता है कि कुछ केसेस में लोगों की सुलह हो जाती है, बेहतरी के नतीजे भी निकल आते हैं। इसलिए ये सुस्त रवि जो है बाद इन द लॉन्ग रन बेनिफिट में जाती है। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मेरे पास अभी तो केस ही ना होने के बराबर है दहशतगर्दी के। एक वक्त वो था जब बहावलपुर में अगर 100 FIR होती थी तो उनमें 70 मेरे पास होते थे। अच्छा। इंसदाद दहशतगर्दी के। उसके अलावा 302 का ट्रायल, गुनाह का ट्रायल, मेरे पास फौजदारी हर किस्म के केसेस होते हैं, ट्रायल के लिए भी, अपील वर्क के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। आप कितना केस हैंडल कर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार केस जो आपको अभी भी याद हो, आप शेयर करना चाहें तो? जी, ये तो एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कि इस वक्त तक 15,000 कर बैठा हूँ, 20,000 कर बैठा हूँ, या इससे भी ज़्यादा है। लेकिन ज़िंदगी के यादगार केसों में मुझे सबसे ज़्यादा याद जो केसेस हैं वो हैं जो मैंने ख़त्म नबूवत के केस किए हैं। ख़त्म नबूवत के केस मैंने हमेशा मदई की तरफ से किए हैं, मुल्ज़म की तरफ से मैंने आज तक केस नहीं किया। अच्छा। मदई की तरफ से, मुल्ज़म की तरफ से अगर मुझे बहुत बड़ी ऑफ़र ये भी दे दी जाए कि दुनिया को दी जाती है तो मैं नहीं करूँगा। मैं हमेशा मदई की तरफ से केस करता हूँ और मेरी याद में जिस हद तक है मैं उसमें दुरुस्त हूँ कि मैंने आज तक ख़त्म नबूवत के केस में कभी फ़ीस नहीं ली, और मैंने बहावलपुर डिवीज़न पूरे में केस किए हैं और सबसे ज़्यादा किए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी मेरे ऊपर मेरे अल्लाह का फजल है और आप लोगों की दुआएं हैं कि मैंने मुनकराने नबूवत को कई लोगों को सज़ा मौत कराई है। कई लोग अगर हाई कोर्ट में आकर सुप्रीम कोर्ट बरी भी हुए हैं, लेकिन उस अल्लाह का फजल है कि आज तक कोई सज़ा से बचा नहीं है। उसको ज़्यादा को सज़ा मौत हुई है, लेकिन जिनके केस भी किए हैं मुल्ज़मान को, उनको कुछ ना कुछ मिला ज़रूर है। तो मुझे ख़त्म नबूवत का एक केस बहुत अच्छी तरह याद है जिसमें वो बंदा जेल में मर गया। उसका नाम था बाबा ज़मान। मदई की तरफ से उसमें मैं वकील था, उसका केस किया बहावलनगर में। उन्होंने 2, 3, 4 कोर्ट्स में तब्दील कराया कि इससे इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं, लेकिन आखिरकार उसको उम्र कैद हुई। लेकिन उसमें बहुत सारे नामवर वकील, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जिनमें पंजाब के बहुत बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर भी वो लोग रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, उन लोगों ने भी केस किए। लेकिन उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट से डेथ सेंटेंस का नोटिस मिला कि क्यों ना आपको सज़ा मौत कर दीजिए, उम्र कैद आपको गलत सज़ा दी गई है। तो इसी दौरान उसकी न्यू सेंट्रल जेल बहावलपुर में डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मुझे केस ख़त्म नबूवत के सारे याद हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो बहुत अहम केस है इसलिए कि उसमें बहावलपुर के कुछ मरहूम वकील भी आए थे, वो भी केस को छोड़कर चले गए मुल्ज़म की तरफ से। बाकी मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर से भी कुछ लोग आए थे, वो भी केस को छोड़कर गए नहीं, तो उन्होंने आखिर तक किया था, लेकिन वो जेल में मर गया था। ठीक सर, बार के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इस बारे में बताएं। नहीं, मैंने आज तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा, ना डिस्ट्रिक्ट बार का लड़ा है, ना बहावलपुर डिवीज़न बहावलपुर हाई कोर्ट बार का लड़ा है। उसके लड़ने की
वजह आप पूछेंगे भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि मैंने क्यों नहीं लड़ा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। हाँ। एज ए सीनियर कानूनदान मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे, क्या तबसरा है आपका? मेरी अल्लाह तबारक ताला के हजूर ये दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस पाकिस्तान को इस्तेकाम दें, ये पाकिस्तान मुस्तहकम हो। आपको और मुझे इन अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की जिस तरीक़ा से हिफाजत कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से पाकिस्तान के लिए हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपने देखा है अभी परसों हमारा एक मेजर शहीद हुआ है जो कि कमांडो का था। उससे कुछ दिन पहले हमारे 3 अफसर कुछ और कांगो मिशन पर गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने नीचे से किसी वेपन का फायर किया, जहाज़ गिरा उसमें, और वो मेजर और फुल कर्नल रैंक के थे। एक कर्नल आसफ अली अवान था जो कि कश्मीर से था, जिसकी सिर्फ 3 बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिम्मत दे। आपके सवाल का मैं जवाब ये दूंगा, आपका जो सवाल जो है वो बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह तबारक ताला करे कि मेरे मुल्क को कोई दयानतदार क़यादत मिले, कोई ऐसा लीडर मिल जाए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हो, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा हो, जो इस मुल्क को लेकर चल सके। इस मुल्क की बका है तो हमारी बका है। इस मुल्क की बका को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा जब तक अफवाज पाकिस्तान मौजूद हैं। तो मेरी दुआ है, मेरे भी बेटे भी सारे, मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो फ़ौज में है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनकी हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हमारे इन सियासतदानों को अल्लाह तबारक ताला हिदायत दे कि ये आपके लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क के दफा के लिए, इस मुल्क की फ़ौज पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी करें। ठीक सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे एज अ कानूनदान आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? मुझे तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा कि जिन मसाइल का ये शिकार हो। हर कोई कहता है, तो इस वक्त तक मेरे सामने तो ऐसा कोई मसला नहीं है जो हम खुद हल ना कर सकते हों, जो हल ना हुआ हो, या किसी लिहाज से किसी हमारे मेंबर को या हमारी बार को विक्टिमाइज किया जा रहा हो, उसकी हक तलफी की जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे छोटे भाई। मौजूदा रजीम के बारे में क्या कहेंगे? काम कर रहे हैं तो ठीक है, दोनों बंदे ईमानदार हैं, ईमानदार। बहावलपुर शहर के हवाले से बात करूं तो बहावलपुर शहर के क्या मसाइल हैं? बहावलपुर शहर जितने मसाइल तो आपको शायद कहीं भी ना मिले। हम खुद पूरा पाकिस्तान जब मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान इन मसाइल से निकलेगा तो बहावलपुर को निकालेंगे, जब तक वो खुद नहीं निकलेंगे तो बहावलपुर को कैसे इन मसाइल से निकालेंगे। बहावलपुर भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि कल को हमने सुबह बनाना, जो आज तक कोई हमें लारा लपा दे रहे हैं, ये आज सुबह बनना चाहिए। मैं मुल्तान या डेरा गाजी खान सूबे की फेवर में नहीं हूँ, मैं बहावलपुर सूबे की फेवर में हूँ। इसलिए तो उससे बेहतर है कि हम लाहौर धक्के खाते हैं, मुल्तान और डेरा गाजी खान वालों से हम धक्के ना खाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए, मेरे लोग तो कहते हैं कि मेरे खून का आखिरी कतरा, लेकिन मैं रोज़े से कह रहा हूं कि मेरे खून का आखिरी कतरा तक हाजिर है इस बहावलपुर को सूबा बनाने के लिए। इस बहावलपुर को सूबा बनना चाहिए, लेकिन हमारे बहावलपुर में भी ऐसी कोई क़यादत नहीं आई जिसने ईमानदारी से, खलूस से इन लोगों की बेहतरी के लिए सोचा हो और उन्होंने सूबा बनाने की कोशिश की हो। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हर कोई अपना अपना काम करता है और भाग जाता है। ठीक सर, कानून से हटकर आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? अदब से लगाव है आपको? नहीं। आपके फेवरेट राइटर कौन है? मैं तो यार ज़्यादा पढ़ता हूँ किताबें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में लिखी हुई है। मेरा उस पार्टी से कोई तल्क नहीं है, लेकिन किताबें मैं वही पढ़ता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जो लिखी गई हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लिखी गई हैं। लेकिन मैं ज़हनी तौर पर
इनकलाबी लीडर जो थे फैज़ साहब जैसे, उनको बहुत पसंद करता हूँ कि वो जो उन लोगों ने कहना होता था वो कह देते थे। और पाकिस्तान के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जिन्हों बांगे दोहल कहें जो कहना है, किसी डरे नहीं, डर होना नहीं चाहिए किसी से। मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। आपका अगर टाइम हो तो मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ जी। कि कब्रिस्तान में जाएं तो आपको ऐसे लोगों की कब्रें मिलेंगी जो मौत से डरते थे, अपने हक के लिए नहीं लड़ते थे, सिर्फ यही काम मर जाएंगे। एक वक्त आए वो मर गए हैं ना सारे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपने हक के लिए हमेशा लड़ें, बहालपुर सूबा के लिए लड़ें। आपका कोई हक गसब कर रहा है, आप खुद लड़ें, आप खुद नहीं लड़ सकते। मतलब कहते हैं आपके जी अवान साहब आप ये करें, मैं उसमें आपके लिए तैयार हूँ, और कई लोग आपके साथ होंगे। जब आपके हक तलफी हो रही होगी तो हमेशा बंदे को अपनी हक तलफी नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन जब से पाकिस्तान के साथ इसको मिलाया गया है और हमें सूबा का लालच दिया गया है, हमारी उस वक़्त से हक तलफी हो रही है। हमें सूबा नहीं दिया जा रहा, नहीं देंगे और नहीं मिलेगा। ये सियासतदान जो हैं ये हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं अवाम के साथ। इस बना पर इन्होंने कई दफ़ा वोट लिए हैं और वोट मांगेंगे भी। ठीक सर, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पाकिस्तान सारे मैंने घूमा, वो बहुत शौक़ है। अभी 2-3 साल से नहीं गया, पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है। क्या बलूचिस्तान भी घूमा है, सूबा सरहद भी घूमा है, कश्मीर में नौकरी की है वो भी घूमा है सारा, सिंध भी सारा घूमा है, पंजाब। सैर व सियाहत से क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या सीखते हैं? यार मैं बड़ा खुश होता हूँ, वहाँ पर मुझे मुख्तलिफ लोग नज़र आते हैं। वो लोग भी नज़र आते हैं जो पराडों पर घूम रहे हैं, वो लोग भी नज़र आते हैं जो सड़क के किनारे बैठकर खैरात मांग रहे होते हैं। तो फिर मुझे इंसानियत याद आती है। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी दयानतदारी, पाकिस्तान के साथ सच्ची मोहब्बत, इसके इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कोशिश करना कि ये है तो मैं इस वर्दी में बैठा हूँ, ये नहीं है तो हो सकता है आज किसी का मुंशी भी ना होता। इसलिए सियासतदानों में से बहुत कम है जो इस पाकिस्तान के लिए वो किसी भी पार्टी को, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको कोई भी हकीकी पाकिस्तान के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? यार इसमें अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को गिरी के रहमत करे। वालिदैन की दुआएं साथ रही हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि इस्लाम का ये फ़लसफ़ा है कि आपकी ताहयात वालिदैन की दुआएं आपके साथ रहेंगी जब तक आप जिंदा हैं। वो फौत भी हो गए हैं, आप उनकी कब्र पर जाकर दुआ मांगें, आपके लिए वो दुआ पहले ही मांग रहे होंगे। वालिदैन ये होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे वालिदैन और मेरे दोस्तों की मेरे साथ बेशुमार दुआएं हैं, बेशुमार दुआएं हैं। लेकिन मेरा दोस्त कोई भी जब कोई दुआ करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि यार सबसे पहले इस पाकिस्तान के लिए दुआ करो, इन पाकिस्तान के शुहदा और गाजियों के लिए दुआ करो। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? कौन से शोबा से आप पूछ रहे हैं? तालीम के हवाले से बता दें, कानून के हवाले से किसको मानते हैं आइडियल लीडर अपना? मेरी आइडियल पर्सनालिटी पाकिस्तान के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे। उनको कैसा लीडर मानते हैं, ऐसे कैसे समझते हैं? मैं उस बंदे को एक सच्चा लीडर मानता हूँ इसलिए कि उसने जब ये ख़त्म नबूवत के बिल पर दस्तखत किए थे तो उसने कह दिया था कि ये मरज़ई मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैंने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किया है। तो मैं हर बंदे की नौकरी करने के तैयार हूँ जो ख़त्म नबूवत का सिपाही है। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज ए सीनियर कानूनदान आपका क्या मैसेज है? मैं उनको इंतहाई अदब के साथ ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए आप जिस पेशा में बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं,
आपकी ज़िंदगी, मौत, शोहरत ये अल्लाह के हाथ में है, ये किसी बंदे के हाथ में नहीं है। कोई बंदा ना ज़िंदगी दे सकता है, ना मौत दे सकता है, ना शोहरत दे सकता है। तो आप खुदा के लिए, इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और इसमें रहने वालों की वेलफेयर के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने अपना वक्त निकाला है, आपने मुझे इतना वक्त दिया है। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।